प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। नेपाल में एक बार फिर से राजतंत्र की वापसी की मांग तेज होती जा रही है। राजधानी काठमांडू में गुरुवार को राजतंत्र समर्थकों ने प्रदर्शन किया तो हिंसा भड़क उठी। पुलिस और प्रदर्शन के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस बीच बवाल को बढ़ता देख नेपाल की सेना को अलर्ट पर रखा गया है। राजतंत्र के समर्थन में हो रहे इस प्रदर्शन का नेतृत्व दुर्गा परसाई कर रहे हैं, जो एक उद्यमी हैं और खुद पूर्व माओवादी रह चुके हैं। नेपाल के गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि सेना को अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान दुर्गा परसाई अपने प्रदर्शन के मूल स्थान से बाजार की ओर चले गए, जहां वह राजतंत्र को बहाल करने के समर्थन में नारे लगाने लगे। साथ ही उन्होंने महंगे संघीय सिस्टम को ख़त्म करने की भी मांग की। इस दौरान उनकी केपी ओली की पार्टी यूएमएल के यूथ विंग युग संघ के सदस्यों से भी बड़ी झड़प हो गई। युग संघ के सदस्यों ने परसाई ग्रुप को प्रदर्शन के लिए दिए गए इलाके में जबरन घुसने की कोशिश की तो काठमांडू पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। नेपाल पुलिस ने परसाई समर्थकों पर निगरानी के लिए प्रदर्शन स्थल के पास बैरियर लगा दिए और सड़कों पर वाटर कैनन तैनात कर दिया। इसके अलावा सीसीटीवी भी लगाया गया ताकि परसाई समर्थकों पर हमेशा कड़ी नज़र रखी जा सके। वहीं युव संघ के सदस्यों ने तिनकुने में अलग से एक रैली की, जहां उन्हें प्रदर्शन के लिए जगह दी गई थी। ओली के करीबी महेश बासनेत ने चेतावनी दी है कि वे परसाई के समर्थकों को अराजक स्थिति नहीं पैदा करने देंगे। बाद में परसाई ने कहा कि उनका आंदोलन वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ लोगों का जन विद्रोह है। परसाई ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से कहा कि वो लोगों के सामने सरेंडर कर दे और नेपाली जनता की इच्छा के मुताबिक राजनीतिक व्यवस्था को लागू करवाए। उन्होंने कहा कि हम नेताओं के लूट का विरोध करते हैं। बैंक, निगम, वित्तीय संस्थान लोगों का शोषण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के 20 लाख रुपए से कम के लोन को माफ़ किया जाए। आइए अब हम चीन में फैल रही निमोनिया की बीमारी के बारे में बात करें। चीन में फैल रही निमोनिया जैसी रहस्यमय बीमारी ने नेपाल की भी चिंता बढ़ा दी है। नेपाल ने इस बीमारी को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग से निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। इस बीमारी के बारे में जानकारी न देने के लिए नेपाल ने चीन से नाराजगी भी जाहिर की है। नेपाल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी एजेंसी ने उन्हें चीन में निमोनिया के रहस्यमय प्रकोप के बारे में सचेत नहीं किया। उनके देश में भी इस मौसम में इस तरह की बीमारियां होती हैं, ऐसे में उनको इस बारे में जानकारी दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन का इस पर बयान आने के बाद नेपाल ने अलर्ट जारी किया है। नेपाल की राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला के निदेशक डॉक्टर रंजन भट्ट ने कहा, इन्फ्लुएंजा, कोविड और रेस्पिरेटरी सिंकाइटिल नेपाल में फैलने वाले आम वायरस हैं जो निमोनिया की वजह बनते हैं। खासतौर से बच्चों में माइकोप्लाज्मा निमोनिया और न्यूमोकोकस संक्रमण इस मौसम में होता है। उत्तरी चीन में चल रहे रहस्यमय निमोनिया के प्रकोप के लिए भी यही वायरस और बैक्टीरिया जिम्मेदार माने जा रहे हैं। ये सभी वायरस और बैक्टीरिया हमारे देश में भी हैं, इसलिए हम पूरी स्थिति पर निगाह रख रहे हैं और नियमित निगरानी कर रहे हैं। मध्य प्रांत के प्रांतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब के निदेशक डॉक्टर श्रवण कुमार मिश्रा ने कहा कि हमें देश में निगरानी बढ़ानी होगी और चीन में फैल रही बीमारी से जुड़े मामलों पर कड़ी नज़र रखनी होगी। उन्होंने स्वर्ण सिंकाइटिल वायरस का परीक्षण करने वाली सेंट्रल लैब से स्थिति की बारीकी से निगरानी करते रहने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें रेस्पिरेटरी सिंकाइटिल वायरस परीक्षण बढ़ाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। नेपाल में अक्टूबर-नवंबर नेपाल में फ्लू और सांस से जुड़ी बीमारियों की शिकायतें बढ़ जाती हैं। काठमांडू के प्रमुख अस्पताल में बताया कि सांस से जुड़ा वायरस इन्फ्लुएंजा ए, H1N1, AH3 और इन्फ्लुएंजा बी का संक्रमण पहले ही बढ़ चुका है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड मामलों में किसी बड़ी वृद्धि की सूचना नहीं दी है। इसके बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल में काफ़ी कम लोगों को फ्लू का टीका लगाया जाता है, इसलिए बिना टीकाकरण वाले लोगों को गंभीर संक्रमण होने का खतरा है। इसलिए स्थिति पर बहुत नज़र रखने की जरूरत है। आइए हम भारत के पूर्व नौसेना अधिकारियों के बारे में बात करें। भारत के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की याचिका को कतर की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कतर की कोर्ट जल्दी ही उनकी अपील पर सुनवाई कर सकती है। बता दें कि नौसेना के इन 8 पूर्व अफसरों को कतर में फांसी की सज़ा सुनाई गई है। 8 पूर्व नेवी अफसरों की मौत की सज़ा के खिलाफ भारत सरकार ने ये याचिका दायर की है। कतर की अदालत ने 23 नवंबर 2023 को इसे स्वीकार कर लिया और अब अपील का अध्ययन कर जल्द इस पर सुनवाई शुरू करेगी। बता दें कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर कतर में देरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज नामक कंपनी के लिए काम कर रहे थे। अगस्त 2022 में इन सभी को गिरफ्तार किया गया।
कतर की सरकार ने नौसेना के पूर्व अफसरों पर लगाए गए आरोपों की जानकारी नहीं दी। बीती 26 अक्टूबर 2023 को कतर की अदालत ने इन पूर्व अफसरों को मौत की सज़ा सुना दी। कतर सरकार ने अभी तक 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि ऐसी आशंका है कि सुरक्षा संबंधी अपराध के आरोप में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। कतर के मीडिया का दावा है कि भारतीय अधिकारी इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। भारत सरकार ने भी आरोपों की जानकारी नहीं दी है। गौरतलब है कि गिरफ्तारी के कई दिनों तक इस मामले को गुप्त रखा गया और कतर में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। 1 अक्टूबर 2022 को दोहा में भारत के राजदूत और मिशन के उप प्रमुख ने इन पूर्व अफसरों से मुलाकात की। 3 अक्टूबर 2022 को पहला काउंसलर एक्सेस दिया गया। 25 मार्च 2023 को सभी 8 अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय किए गए और 29 मार्च से मुकदमा शुरू हो गया। 26 अक्टूबर 2023 को सभी को मौत की सज़ा सुनाई गई। नौसेना के जिन पूर्व अफसरों को कतर में फांसी की सज़ा दी गई है उनमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुहाग्र पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और शैलेश रागे शामिल हैं। जिस कंपनी देहरा ग्लोबल के लिए एक भारतीय काम करते थे उसके सीईओ खामिल अल काज़मी ओमान एयरफोर्स के अफसर रह चुके हैं। आज़मी को भी इससे पहले हिरासत में लिया गया था लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। आइए हम एक भारतीय छात्र जिसकी अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी उनके बारे में बात करें। अमेरिका में एक युवा भारतीय छात्र की ओहियो राज्य में गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवा छात्र अमेरिका में पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था। 26 साल के आदित्य अदलखा को 9 नवंबर को उसकी कार के भीतर कई गोलियां मारी गई। इसके बाद उसे गंभीर हालत में सिनसिनाटी के यूसी मेडिकल सेंटर ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इस घटना को दुखद और संवेदनहीनता करार दिया है। मिली जानकारी के अनुसार गन फायर लोकेटर सर्विस स्टॉप स्पॉटर ने 9 नवंबर को सुबह 6:20 के आसपास इलाके में गोलाबारी के बारे में पुलिस को सूचित किया। वहां से गुजरने वाले ड्राइवरों ने भी 9:11 पर कॉल करके एक गाड़ी के बारे में सूचना दी जिसमें गोलियों के निशान थे और अंदर एक शख्स को गोली लगी थी। पुलिस को कार के अंदर अदलखा मिले जो घायल अवस्था में पड़े हुए थे। इसके बाद पुलिस उसे अस्पताल ले गई जहां 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक गोलाबारी की सूचना मिलने के बाद से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बता दें कि अदलखा उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए उत्तर भारत से सिनसिनाटी आए थे। उन्होंने 2018 दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से जूलॉजी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। अदलखा ने 2020 में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से फिजियोलॉजी में मास्टर डिग्री किया था। हादसे में उनकी गाड़ी को कई बार टक्कर मारी गई थी। ड्राइवर साइड की खिड़की में कम से कम 3 गोलियों के छेद दिखाई दे रहे थे। गोलाबारी की इस घटना ने अदलखा के दोस्तों और परिचितों को स्तब्ध कर दिया है। अदलखा के निधन पर मेडिकल कॉलेज ने दुख जताया है। सिनसिनाटी विश्वविद्यालय मेडिसिन कॉलेज के स्वास्थ्य मामलों के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और डीन एंड्रयू फिलक ने कहा है कि आज आपने उनकी अचानक दुखद और संवेदनहीन मौत की खबरें देखी होंगी। जो लोग उन्हें जानते थे, साथी छात्रों और अन्य लोगों में से इसको लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाओं का अनुभव हो सकता है जो समझाने योग्य अपेक्षित है। फिलक ने कहा कि वो बहुत प्रिय, अत्यधिक दयालु और विनोदी, बुद्धिमान और तेज व्यक्ति थे। आइए अब हम ब्रिक्स के बारे में बात करें। चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे के बाद आखिरकार ड्रैगन के आर्थिक गुलाम बन चुके पाकिस्तान की सरकार ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए अप्लाई कर दिया है। पाकिस्तान साल 2024 में ब्रिक्स की सदस्यता चाहता है जब रूस के पास इस वैश्विक संगठन की कमान होगी। भारत ने पाकिस्तान को शामिल किए जाने का कड़ा विरोध किया है। रूस दशकों से भारत का करीबी दोस्त रहा है लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद अब वह चीन का जूनियर पार्टनर बनता जा रहा है। रूस की चीन पर बढ़ती निर्भरता की वजह से पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत से मदद मांगने के बजाय तीखा तंज कसा है। रूस की समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के रूस में हाल ही में नियुक्त हुए राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने ब्रिक्स की सदस्यता की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि ब्रिक्स का सदस्य बनने में रूस मदद करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस महत्वपूर्ण संगठन का सदस्य बनना चाहता है और हम इसके सदस्य देशों के साथ संपर्क करने की प्रक्रिया में हैं ताकि समर्थन जुटाया जा सके। पाकिस्तान के केयरटेकर विदेश मंत्री ने चीन का साथ मिलने के बाद भारत के खिलाफ तंज कसा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत के वीटो करने के सवाल पर कहा कि अगर भारत ऐसा करता है तो ब्रिक्स के अंदर खुद उसके दर्जे पर खतरा पैदा हो जाएगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत के साथ बातचीत करने की बजाय तंज कसने में जुटे गए हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान का अति आत्मविश्वास है जो उसे चीन के समर्थन मिलने के बाद आया है। पाकिस्तान लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि वो ब्रिक्स का सदस्य देश बन जाए लेकिन भारत ने इसका कड़वा विरोध किया है। पाकिस्तान की ब्रिक्स की सदस्यता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत उसकी दावेदारी को
समर्थन देता है या नहीं। इसलिए पाकिस्तान चीन की मदद से रूस को दबाव डालना चाहता है ताकि वो भारत को ऐसा करने के लिए मजबूर करे। पाकिस्तान चाहता है कि ब्रिक्स के मंच का फ़ायदा उठाकर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान को और मजबूत किया जाए। वहीं चीन के राष्ट्रपति चाहते हैं कि इस समूह के अंदर भी उनके समर्थक देशों की संख्या बढ़ जाए ताकि वो अपनी मनमानी नीतियों को थोप सके। अब सबकी निगाहें रूस पर हैं कि वो पाकिस्तान के आवेदन पर क्या फैसला करता है। ब्रिक्स में अभी रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सदस्य हैं। जनवरी साल 2024 में अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई भी इसके सदस्य देश बन जाएंगे। विश्लेषकों का दावा है कि ब्रिक्स प्लस का यह गुट आर्थिक आधार G7 से भी आगे निकल जाएगा। इसके अलावा 40 और देशों में इसमें शामिल होने की इच्छा जताई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।